हे गाइस, तो देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम की कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत वगैरह सब कुछ आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले कूलाम का नियम मस्ती में समझते हैं। ठीक, तो जस्ट वन, तो देखो ये कूलाम का नियम सबसे पहले समझते हैं। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको सब समझा दूं। जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा जस्ट वन सेकेंड। देखो कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर प्लस माइनस चार्ज हैं, यानी अलग अलग अगर चार्ज है, यानी आवेश, चार्ज मतलब आवेश है ना, आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। तो अलग अलग अगर आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, और दूसरी चीज मैंने बताया कि अगर सेम सेम आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे को अपने से दूर भगाते हैं, भाग यहां से, तेरा काम नहीं है, भाग भाग भाग। ठीक, और चाहे मतलब सेम सेम अगर चार्ज है तो चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो, अगर सेम चार्ज है तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। और माइनस प्लस ये सबको पता है कि माइनस प्लस है ना, अगर विपरीत चार्ज है, विपरीत आवेश है, तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और अगर सेम सेम है तो अपने से दूर भगाते हैं। मैंने बताया था ना कल वाले लेक्चर में, वो कुत्ता वाला एग्जांपल दिया था ना गांव में जो। हाँ ठीक है, अब देखो, तो इसको इसको आपको पता है तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जस्ट देखो, अब यहाँ पर क्या है कि आपको कहानी बता दें, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें इसकी। इतना तो पता था, इतना तो लोगों को पता, मतलब कई प्रयोग हुए तो इसके बाद पता चल गया कि हम यह प्लस प्लस वाला एक दूसरे को दूर भगाता है, माइनस प्लस वाला एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये नहीं पता था ये कितनी मात्रा से एक दूसरे को अपने से दूर भगाते हैं या अपने पास खींचते हैं, वो चीज नहीं पता था। तो कई प्रयोग हुए। उसके बाद फिर 1785 ईस्वी में एक बहुत फेमस वैज्ञानिक आए जिनका नाम गुलाम था, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने फिर कई प्रयोग किए। उसके बाद इन्होंने क्या कहानी बताई, चलो अब मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक, देखो सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं ये एक प्लस Q1 आवेश है, और इधर मान लेते हैं ये है प्लस Q2 आवेश है। ठीक, अब इनके ये जो केंद्र है, इनके केंद्रों को आपस में मिला दीजिए, इनके केंद्रों को आपस में मिला दीजिए, और मान लेते हैं कि इनके ये जो बीच की दूरी है ये मान लेते हैं R है। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। किस दिशा में प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब कि इन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा है उसकी दिशा में एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये यानी कि जो Q2 है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा, मतलब बल लगाएगा। वो बल इस दिशा में लगाता है, तो किस पर बल लगा भैया, Q1 पर बल लगा, पहले वाले पर बल लगा। किसके कारण बल लगा, ये जो दूसरा वाला है इस आवेश के कारण इस पर लगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। आप कंफ्यूज मत होना, अगर मैं इस तरीके से एक दो करके लिख रहा हूं, ये सिर्फ बल की पहचान है कि किस पर और कौन बल लगा रहा है, ये मैं लिख दे रहा हूं इस तरीके से एक दो करके। और तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक, अच्छा, Q2 पर भी बल लगेगा। कौन बल लगाएगा, Q2 पर, मतलब बल लग रहा है, किस पर बल लग रहा है, दूसरे वाले पर लग रहा है। किसके कारण बल लग रहा है, तो भैया ये Q1 Q2 पर बल लगाएगा, तो ये बल हो जाएगा 2 1। तभी तो जब इस पर इसको ढकेलेगा तो वो उधर भाग जाएगा, और वो उसको ढकेलेगा तो वो उधर भाग जाएगा। ठीक, समझ रहे हो। अब ये हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहां पर ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर ही बल लगाते हैं, मतलब कि इनका बल बराबर बराबर ही लगता है। बस एक दूसरे की दिशा चेंज होती है, वो उधर भागता है, वो उधर भागता है। जितना Q2 Q1 पर बल लगाएगा उतना ही Q1 Q2 पर बल लगाता है, बस इनकी दिशा अलग अलग होती है। ठीक है, और एक चीज बता दूं कि ये जो बल है, ये जो बल है, ये बल, ये चीज याद रखना, दोनों दोनों। और एक चीज बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो Q1 Q2 है ये एक बिंदु आवेश होने चाहिए। बिंदु आवेश, अभी बिंदु आवेश क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं, बिंदु आवेश क्या होता है। ठीक, एकदम फील आ जाएगा। ठीक,
अब पहले ये समझ लो कि बिंदु आवेश का मतलब, अभी ये समझ लो कि बिंदु आवेश का मतलब ये होगा कि छोटे छोटे, मतलब ये जो आवेश है वो छोटे होने चाहिए, ठीक। तो ये बल जो है, दोनों बिंदु दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अनुदिश कार्य करता है। समझ रहे हो, ये जो फोर्स है, जो बल लगा रहे हैं इस पर, ये बल क्या है, दोनों आवेशों के जो केंद्र हैं उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मतलब उसकी दिशा में काम करता है, ठीक, कार्य करता है। बिंदु आवेश क्या होते हैं, अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं। अब इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा कि ये जो बल है, मतलब इन्होंने मतलब कौन है, जस्ट वन सेकंड, इसको इधर लिख देते हैं। इन्होंने मतलब कौन, ये जो भैया महान नेता हैं कूलाम जी, इन्होंने बताया कि जो बल है वो क्या है, Q1 Q1 और Q2 को अनुकरणपाती होता है, मतलब ये जो बिंदु आवेश दोनों हैं इनके गुणनफल के अनुकरणपाती होता है ये जो बल है, ठीक। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि जो F बल है ये 1/r² के होता है, मतलब कि इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चीज आपको बता दूं कि अनुकरणपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा जरूर, ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अनुकरणपाती का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे कि जस्ट वन सेकंड में आपको इधर बता देता हूँ, ठीक, देखो अनुकरणपाती का मतलब, जैसे मान लो एफ क्यू के अनुकरणपाती है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। अनुकरणपाती व्युत्क्रमानुपाती में आपको अंतर बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, जैसे मान लो 1/r है, इसका मतलब हुआ कि अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये नीचे वाला घटेगा, मतलब उल्टा होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती जब कहें, मतलब जो चीज बटा में होता है वो उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, ठीक। तो यहां पर इसको कैसे पढ़ेंगे कि जो बल है वो, जो दूरी r है, r की यानी व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पर f क्या है, अनुकरणपाती है q के, ठीक। तो ये चीज कहने का मतलब है, और इनका मतलब होता है कि अगर इस चीज को बढ़ाओगे तो इधर वाला बढ़ेगा, और इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, मतलब उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती में, ठीक। ठीक है, ये इनका मतलब होता है। कुछ देर के लिए इसको मिटा देते हैं, जस्ट जस्ट वन सेकेंड, डस्टर 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 से हम इसको मिटा देते हैं, ठीक, मटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ठीक, देखो देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये इसके वर्ग के, मतलब इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक चीज उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो बल है वो, ये जो बल है ये माध्यम पर भी डिपेंड करता है, मतलब कि अगर आप पानी में दो बिंदु आवेशों को रखोगे, दो बिंदु आवेशों को स्थिर करके यानी रोक करके रखोगे, उनके बीच में जब बल देखोगे अलग आएगा, और उन्हीं बिंदु आवेशों को बाहर निकाल लो, मान लो हवा में निकाल लो, वायु में निकाल लो, फिर उतनी ही दूरी पर रखो, और उनके बीच की दूरी उतनी ही रखो मान लो, और तब देखो उनके बीच में जो बल आएगा वो अलग आएगा। मतलब कि इन्होंने कहा कि माध्यम पर भी इसका बल डिपेंड करता है, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग इसका बल आता है। समझ रहे हो, पानी में अलग आएगा, वायु में अलग आएगा, तेल में अलग आएगा, मतलब समझ रहे हो, माध्यम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इन दोनों नियमों को इन्होंने मिलाया, तो ये आ गया हमारा Q1 Q2 बटे में r²। और ये जब चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट हमेशा लगता है, कभी भी ये हटेगा तो एक कांस्टेंट जरूर लगेगा। जस्ट वन सेकेंड, फिर अब कांस्टेंट लगा देते हैं इसको हटा के, तो ये जब हटा तो यहाँ पर एक के नाम का कांस्टेंट लग गया, Q1 Q2, ठीक, Q1 Q2 बटे में r² हो गया, ठीक। तो ये इन्होंने कहा इतना ही बल लगता है, इतना ही बल लगता है दो बिंदु आवेशों के बीच में, चाहे वो आकर्षण बल हो या वो प्रतिकर्षण बल हो, ठीक, इतना लगते हैं। और यहाँ पर के को क्या बताया कि ये अनुक्रम, यहाँ पर जो के है ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी इस कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू भी इन्होंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
यहां पर ये जो ई नॉट यानी ई जीरो बना रहा हूं, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, निर्वात की वैद्युत वैद्युतशीलता वैद्युतशीलता है। अच्छा, इसके का वैल्यू भी इन्होंने गुलाम साहब ने बता दिया है, 9 गुणे में 10 की घात 9। और इसका मतलब यहाँ पर मात्रक निकालोगे तो f को इधर निकाल लोगे तो यहाँ पर k का मात्रक निकालो, तो इसको तिर्यक गुणा कर दो तो f r स्क्वायर हो जाएगा, बटे में k हो जाएगा, q1 q2 को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा। यहाँ से मात्रक इसका निकाल सकते हो, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, और r यानी दूरी है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और Q1 Q2 एक कुलाम ये कुलाम ये कुलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक भी इन्होंने बता दिया, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है के का। ठीक, तो के की वैल्यू भी इन्होंने बता दिया, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी कितना होता है, 8 गुणे 8 5 गुणे, है ना, गुणे 10 की घात -12 इतने। और एप्सिलॉन नॉट इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पलट दो। ठीक, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक बताया। ठीक, ये इतनी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहां पर के को भी बता दिया मैंने। तो भैया ये गुलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच में इतना बल होता है, इतना बल लगता है। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूं कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। बिंदु आवेश, इसको फील करो। देखो, बिंदु आवेश का मतलब ये हुआ, जैसे कि ऐसा नहीं कि बिंदु आवेश का मतलब वो एकदम छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे, नहीं। मतलब कि जैसे कि कोई चीज, कोई मान लो आवेश बड़ा आवेश ही है, लेकिन उनको बहुत दूर दूर रख दो, बहुत दूर दूर रख दो, फिर उसके बाद देखो वो आपको बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। ठीक, तो बिंदु आवेश का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है कि वो बिंदु आवेश है या बड़े आवेश है। समझ रहे हो? तो बिंदु आवेश का तो मतलब समझ रहे हो कि जो छोटा सा आवेश हो उसी को हम लोग बिंदु आवेश बोलते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। अब यहां पर बिंदु आवेश का मतलब समझ गए ना। हर एक, अगर दूरी, मतलब ये बिंदु आवेश कितने छोटे या बड़े को कहते हैं, मतलब बड़ा भी हो सकता है, बस वो डिपेंड करता है उनके बीच की दूरी पर। अगर वो दूर दूर ज्यादा रखे गए हैं तो वो एक दूसरे के लिए एकदम बिंदु छोटे आवेश होते हैं। ठीक, बिंदु आवेश होते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे बिंदु आवेश का मतलब कुछ छोटा सा आवेश हो। ठीक, चलो अब हम लोग यहाँ पर इसको ऊपर खसकाते हैं और फिर उसके बाद अगला समझते हैं। ठीक, एक चीज और समझ लो जो बोर्ड में पूछा जाता है थोड़ा सा। देखो एफ क्या होता है, 1/r² के होता है। ठीक, अगर इनका ग्राफ देखें तो इनका ग्राफ ऐसे बनता है, ये एफ हो गया, ये आर हो गया, इनके बीच में ग्राफ इस प्रकार से बनता है। ठीक, अब यहां पर आपको समझने वाली बात है कि अगर इनके बीच की दूरी को, कोई दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, उनकी बीच की दूरी को अगर आप बढ़ा दोगे, जैसे कि मान लो एक ये क्यों है, एक ये क्यों है, ठीक, दो है, इनके बीच की दूरी मान लो r है। अगर r को आप दुगुना कर दोगे, मान लो इनके बीच में F बल लग रहा है, इस वक्त इनके बीच में F बल लग रहा है, इनके बीच की दूरी जब r है तो। ठीक, ठीक है। अब अगर इनके बीच की दूरी को मान लो आपने दुगुना कर दिया, ठीक, मान लो हमने इनके बीच की दूरी को दो गुना कर दिया, r को क्या कर दिया, r को हमने कर दिया दोगुना। अगर हमने r को दोगुना कर दिया, है ना, मतलब पहले हमारा r कितना था, ये था, अब हमारा r कितना हो गया, 2r हो गया। ठीक, r डैश यानी 2r हो गया। अब अगर इसको दुगना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/r², इसके स्थान पर 2r हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी f हमारा कितना हो जाएगा, 1/में, यानी पहले वाले बल का। ठीक, तो f डैश हमारा कितना हो जाएगा, f/में 4r हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि ये समझ रहे हो कि जो बल होता है, बल का 4 गुना कम हो जाएगा। अगर उनकी बीच की दूरी दुगुना कर दोगे तो जो बल पहले लग रहा था वो पहले वाले बल का 4 गुना कम हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब ये पूछ जाता है बोर्ड में, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, ऐसे पूछते हैं कि कोई दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच की दूरी को हमने मान लो कहते हैं कि 2 गुना घटा दिया। ठीक, 2 गुना घटा दिया। अगर 2 गुना घटा देंगे तो उनके बीच में जो बल है,
मतलब इतनी दूर दूर पे थे, इतने दूर दूर पे थे, अब उनको घटा दिया यानी दोगुना कम कर दिया। अब दोनों आवेश एक दूसरे के पास पास आ गए। अगर पास पास आ जाएंगे तो ज्यादा ढकेलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से चिढ़ते हैं, ज्यादा ताकत से ढकेलेंगे, भाग यहां से। ठीक, तो उनके बीच की दूरी को अगर कम करोगे तो वो दुगना हो जाएंगे। मतलब ऐसा समझो, इनके बीच की दूरी को हमने कम कर दिया, अगर दुगुना कर यानी 2 गुना कम कर दिया, तो फिर इनका जो बल हो जाएगा वो 4 गुना, पहले वाले बल का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, अगर 2 गुना आपने इनकी बीच की दूरी को 2 गुना या 3 गुना जो भी कम करोगे उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि 2 गुना इनके बीच की दूरी को मान लो हमने 2 गुना बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया मतलब बढ़ा दिया, तो मतलब जो अब बल हो जाएगा पहले वाले बल का 4 गुना कम पड़ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो कि इनके बीच की दूरी को हमने बढ़ा दिया, तो इनका जो बल हो जाएगा अब पहले वाले बल का 3 गुना, तो 9 गुना कम हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि F क्या होता है, आर स्क्वायर के अनुकरण यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब समझ गए ना, अगर बढ़ाओगे तो कम पड़ जाएगा, अगर घटाओगे तो ज्यादा हो जाएगा बल। ठीक, ठीक है। बोर्ड में ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। चलो इसको हम लोग अब ऊपर करते हैं और अगली चीज समझते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज छूटने नहीं पाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अच्छा इसकी जो परिभाषा होता है, कूलाम के नियम का जो परिभाषा होता है, चलो इसको मैं क्या करूंगा ना, नोट्स में आपको दे दूंगा। ठीक, नोट्स में लिख के इसकी डेफिनेशन पूरी मैं आपको दे दूंगा। ठीक, इनके डेफिनेशन ये होता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु और एक चीज समझ लो, इनके डेफिनेशन होता है वो ऐसे पूछते हैं, ऐसे बताया जाता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमणिपाती तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रम, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ऐसे ही बताया जाता है। ठीक, जब भी कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम से क्या तात्पर्य है, कूलाम के नियम से आप क्या समझते हो, ये डेफिनेशन बताइए, परिभाषा बताइए, ऐसे करके जब पूछेगा तो क्या बताओगे कि इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही बताना। ठीक, चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक, थोड़ा से अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक समझ लेते हैं कि Q1 मान लेते हैं, Q1 ये आपका एक आवेश हो गया, एक ये आपका Q2 आवेश हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिलाओगे, इनकी बीच की दूरी मान लेते हैं R है, जिसको मॉड के रूप में हम लोग ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाएगा, जो बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, तो Q1 पर बल लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण, तो ये इसका बल हो जाएगा। ठीक, अब इस बल को हम लोग निकालने जा रहे हैं कि इसको इसका वेक्टर फॉर्म में निकालने जा रहे हैं। ठीक, अब वेक्टर फॉर्म में निकालने जा रहे हैं तो इस R को भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसका ये दिशा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर किसी भी चीज को वेक्टर के रूप में अगर जैसे कि मान लो किसी भी चीज की दिशा बतानी हो, जैसे कि मान लो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक, अब इसका आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि अगर हमें मान लो यहाँ पर वेक्टर ए बी निकालना है, यानी ए से बी की जो दिशा है वो अगर हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले पॉइंट से जो प्रारंभिक पॉइंट होता है यानी अंतिम वाले पॉइंट से हम लोग प्रारंभिक पॉइंट को घटा देते हैं, तो वो इसका वेक्टर वैल्यू निकल आता है। ठीक, मानी उसकी दिशा निकल आता है। ठीक, जिसको स्थिति सदिश आप बोल सकते हो। ठीक, अब ये आप अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप मैथ पढ़ रहे हो, तो क्लास 12 के जब पढ़ोगे मैथ, जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा से माइक नहीं लगाया था मैंने, एक्चुअली में बीच में लाइट चला गया था तो बीच में मुझे रोकना पड़ा, और अभी भी लाइट नहीं है। ठीक, तो फिर भी शूट कर रहे हैं अभी यहाँ पर, तो थोड़ा से इसलिए माइक लगाना अभी भूल गए थे। अब देखो यहाँ पर, चलो छोड़ो इसको समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर R1। यहाँ पर लास्ट वाला क्या है, मतलब इधर से इधर को चल रहे हैं, तो लास्ट वाला R1 हो गया, माइनस करेंगे
R2 से चले हम लोग, क्योंकि इसका पीछे ये है, आगे ये है, ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो लास्ट इसका दूरी क्या हो गया, R1 माइनस R2, ये हो जाएगा इसका दूरी हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ पर इनके बीच की दूरी हो जाएगा, मतलब कि R1 और R2 माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो इनका नियम होता है, कूलाम का नियम, वो क्या होता है, के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा, इनके बीच की दूरी आर स्क्वायर है। तो ये तो इनका परिमाण हो गया, इनका दिशा आप बताते हैं। ठीक, एक चीज और समझ लो कि दिशा जो होता है, किसी भी चीज का दिशा बताने के लिए आपको क्या करना होता है, उसका जो इकाई सदिश होता है वही उसकी दिशा होती है। किसी भी चीज की जो दिशा होती है वो उसकी इकाई सदिश होती है। अब इकाई सदिश क्या होता है, जैसे वेक्टर ए है, इकाई सदिश में लिखने के लिए इसको कैप से बनाते हैं, कैप बना देते हैं, तो इकाई सदिश हो गया। इसका वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर ए बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक, ये इसका इकाई सदिश हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग जस्ट वन सेकेंड मिटा देते हैं। ये क्या हो गया, जस्ट वन सेकेंड, ओ माय गॉड। ठीक, जल्दी जल्दी मिट जा, ओ भाई जल्दी से खत्म हो जा। ठीक, अब देखो, ये हो गया। ठीक, तो इकाई सदिश निकालने के लिए उसका जो वेक्टर वैल्यू होता है उसको बटे में उसका मॉड नीचे निकाल लो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखो, इसकी जो दिशा होगी वही इसका भी दिशा है, तो इसका जो इकाई सदिश होगा वही इसका भी इकाई सदिश हो जाएगा। तो ये इसका, ये पेन क्या हो रहा है मेरा, ठीक, ये गोचा गोचा क्यों हो रहा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा R1 वेक्टर R1 माइनस में वेक्टर R2, और इसका निकाल लेंगे हम इकाई सदिश, तो ये इसका दिशा हो जाएगा, इस बल का दिशा हो जाएगा। ठीक, परिमाण ये हो जाएगा। अब यहां पर ये हो जाएगा हमारा वेक्टर F2 हो जाएगा के Q1 Q2 बटे में मॉड ऑफ आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर R1 माइनस में वेक्टर R2 बटे में वेक्टर 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 लगा दो, बटे में मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस में मॉड ऑफ वेक्टर R2 हो जाएगा। ठीक, जैसे ये हो गया हमारा। अब यहां पर जो वेक्टर R है, देखो ये वाला इसका भी मॉड, और यहाँ पर वेक्टर R1 माइनस में वेक्टर R2 दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि वेक्टर अगर मॉड किसी में लगा होता है तो मतलब कि होता है कि उसका परिमाण, अगर वेक्टर लगा है तो वो उसका दिशा बताता है, और जो मॉड होता है वो उसकी उसका परिमाण बताता है। जैसे कि 2 किलोमीटर, जैसे 2 किलोमीटर अगर हम मान लो 2 किलोमीटर हम उत्तर की तरफ चले, तो उत्तर की तरफ तो ये आपका दिशा हो गया। अब 2 किलोमीटर दो जो हो गया वो आपका परिमाण हो गया। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर, ये इसका वेक्टर आर का वैल्यू 2 किलोमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर ये 2 किलोमीटर इस दिशा में यानी Q1 की दिशा में ये चला, ऐसे चला, तो यहां पर इसका अगर मॉड निकालेंगे मतलब कि इसका परिमाण निकाल रहे हैं, तो इसका परिमाण तो 2 किलोमीटर है, दोनों का सेम ही होगा, दोनों का तो सेम ही होगा। तो जो वेक्टर, कहने का मतलब बस ये फील दिला रहा हूं कि जो मॉड ऑफ वेक्टर आर होगा वही हमारा मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस मॉड माइनस में वेक्टर R2 होगा। दोनों बराबर ही है, बराबर ही है क्योंकि परिमाण है इनका। ठीक, चलो ठीक है, जस्ट इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अब यहाँ पर इसका वैल्यू फिर रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1F2 के Q1 Q2 बटे में, थोड़ा सा अगर कहीं भी कंफ्यूजन हुआ हो ना, वीडियो को पीछे करके फिर से ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा, समझ जाओगे तो भी। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेक्टर R1 माइनस में वेक्टर R2, और यहाँ पर इनका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा, इसका वैल्यू रख देंगे हम लोग। और यहाँ पर हमारा पहले से वेक्टर R1 माइनस में वेक्टर R1 माइनस में वेक्टर R2 बटे में मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस में मॉड ऑफ वेक्टर R2 है। अब दोनों का वैल्यू सेम है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर 1 2 बराबर में के Q1 Q2 बटे में मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस में वेक्टर R2 का होल क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेक्टर R2 माइनस में वेक्टर R2 हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस में वेक्टर R2 हो जाएगा। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा
जो बल हो जाएगा, यानी कि जो Q2 बल Q1 पर जो बल लगाएगा वो कितना लगाएगा, इतना ही लगाएगा सदिश रूप में। इसका जो बल है वो सदिश रूप में इतना ही है। ठीक, तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। कहीं पर कंफ्यूजन हुआ हो तो पीछे करो, फिर से ध्यान से सुनो। ठीक, जो अब समझ लेते हैं कि यहां पर जस्ट वन सेकंड, यहाँ पर Q1 भी Q2 पर बल लगाएगा, Q1 भी Q2 पर लगाएगा, जो कि हो जाएगा 2 1, जो कि हो जाएगा 2 1। ठीक, तो ये जो Q2 पर, यानी जो Q1 हमारा Q2 पर कितना बल लगाएगा उसको सदिश रूप में निकाल लेते हैं। तो ये भी इनकी भी मतलब कि तब इसका दिशा जो हो जाएगा वो इधर को जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 - R1 हो जाएगा। तब यहाँ पर इनके बीच में जो बल होगा, सिर्फ इनके बीच की दूरी ही तो चेंज हो गया, मतलब इनका जो बीच की दूरी की दिशा है, जो इनका दिशा है, बस इतना ही तो अंतर है। अगर इतना ही अंतर है तो बस यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। इसी प्रकार जो हमारा मॉड ऑफ वेक्टर 2 1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 हो जाएगा बटे में ये हो जाएगा हमारा R2 - R1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा R2 वेक्टर R2 माइनस में वेक्टर R1 हो जाएगा। ठीक, सिर्फ इनका ये जो बीच की दूरी वाला जो दिशा है वही सिर्फ चेंज होगा, बाकी तो इनका सब कुछ सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर 2 1 जो बल लगेगा उसका सदिश रूप हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका सदिश रूप होता है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से एक अलग वीडियो बनाकर फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ लेते हैं। ठीक, कूलाम के नियम का सीमाएं मतलब कूलाम का नियम कब कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है, कहां तक कूलाम का नियम लग सकता है, कब कूलाम का नियम नहीं लगेगा। ठीक, ये सब चीजें। तो पहली चीज भैया कि अगर दो बड़े बड़े मान लो मैंने एक ये आवेश ले लिया और एक ये बड़े बड़े आवेश को ले लिया और इनको एकदम पास पास में रख दिया। अगर आप इनको एकदम पास पास में रख के चेक करोगे, कूलाम का नियम के द्वारा पता करोगे कि इनके बीच में कितना बल लग रहा है, तो कूलाम का नियम नहीं बता पाएगा कितना बल लग रहा है। ठीक, तो कूलाम का नियम तब वैलिड नहीं होगा। कूलाम का नियम ओनली किसके लिए वैलिड होता है, कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों पर ही, बिंदु आवेशों के लिए ही वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही वैलिड है। अगर आप सोचोगे पास पास बड़े बड़े आवेशों को रख दें तब उनके बीच में बल चेक करें तो कूलाम का नियम वहां पर नहीं बता पाएगा। ठीक, दूसरी चीज, कूलाम का नियम स्थिर आवेश होने चाहिए, मतलब जो आवेश आपको रखना है वो कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। स्थिर का मतलब होता है जाम, जाम का मतलब समझ रहे हो, अरे वो जाम का पीने वाला जाम नहीं, जाम का मतलब होता है एकदम रुके होने चाहिए। स्थिर का मतलब होता है जो रुका हुआ हो, मतलब ये नहीं कि इधर उधर भाग रहा हो, आवेश इधर उधर भाग ना रहा हो, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, तभी कूलाम का नियम वैलिड है, वरना कूलाम का नियम काम नहीं करेगा। तब आप एग्जैक्ट इनके बीच के जो बल है, कितना बल लगेगा इनके इनके बल को, बल की मात्रा को आप नहीं बता पाओगे। ठीक, और अगर इनका गतिमान आवेश है, अगर गतिमान आवेश है तब इनका नियम, कूलाम का नियम वैलिड नहीं है। यानी अगर गतिमान आवेश है तब कूलाम का नियम काम नहीं करता है। ठीक, तब आप नहीं बता सकते, एक नहीं बता सकते कि इनके बीच में कितना बल है, दो बिंदु आवेशों के बीच में, तब आप नहीं बता सकते। अगर भाग रहा हो, एक इधर भाग रहा हो एक ऐसे भाग रहा हो, तब नहीं बता सकते कि इनके बीच में कितना बल लग रहा है, तब नहीं बता सकते। ठीक, एक चीज समझ लो, अगर, हाँ एक चीज और समझ लो कि अगर एक मान लो आवेश स्थिर है और दूसरा गतिमान है, समझ लो, एक स्थिर आवेश है, मान लेते हैं Q1 हमारा स्थिर है और Q2 हमारा भाग रहा है साए 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 करके, तब इनका नियम लगा सकते हो, तब तो इनका नियम काम करेगा। लेकिन अगर दोनों गतिमान आवेश हैं तो कूलाम का नियम काम नहीं करता है। ठीक, स्थिर आवेश है तो काम कर जाएगा, दोनों स्थिर हैं या एक भी स्थिर है तो काम कर जाएगा। तीसरी चीज समझने वाली चीज है, बस बस इतने ही। ठीक, बस इतने ही है, बस इतना ही समझो। तो आई थिंक आप कूलाम के नियम की सीमाएं भी समझ गए होंगे। अब यहां पर हम लोग समझते हैं, जस्ट वन सेकेंड,
अब तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि थोड़ा सा ना लाइट चला गया था, तो इस वजह से मुझे बीच में रिकॉर्डिंग रोकना पड़ा। अब हम लोग फिर से चलो पढ़ते हैं, ठीक। तो देखो, यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, इसकी थोड़ी सी ना, इस पेन की जो मोटाई है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, इसको हम लोग कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत बल तथा एक आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। इन दोनों में तुलना करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ठीक। तो तुलना करते हैं सबसे पहले हम लोग। अब तुलना में क्या है कि दोनों एक ही जैसे होते हैं। देखो, इसमें ये बल क्या होता है हमारा, मतलब जो स्थिर वैद्युत बल जो हम लोगों ने अभी निकाला है कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसको स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं, ठीक। इसको एफएस लिखते हैं पहचान के लिए, ठीक। तो ये कितना होता है, ये हमारा के होता है, Q1 Q2 होता है, ठीक, बटे में आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी, ये कितना होता है, जी होता है, M1 M2 होता है, बटे में आर स्क्वायर होता है। जहां पे इसमें के होता है वहां इसमें जी होता है। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ठीक। और M1 M2 क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और आर क्या होता है, उनके बीच की दूरी होती है, ठीक। तो अगर यहाँ पर अगला हम देखें हम लोग, तो इसमें दोनों में समानताएं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोनों में समानताएं क्या क्या होती है, ठीक। समानताएं, तो दोनों में अगर समानताएं अगर देखा जाए तो सबसे पहली समानता ये होती है कि दोनों व्युत्क्रम, दोनों क्या होते हैं, जो व्युत्क्रम व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं दोनों। यानी कि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एफ आपका 1/r², दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक, दोनों होते हैं। तो यानी कि दोनों व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। दूसरी समानता दोनों में ये है कि देखो, यहां पर हमारा M1 होता है, ये हमारा M2 होता है, इनके बीच में मतलब जो बल लगता है वो इस प्रकार से लगता है। मतलब इन दोनों के जो केंद्र होते हैं, केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी की दिशा में लगते हैं, यानी कि उसी तो यहाँ पर दोनों बल, इसमें भी Q1 Q2 में क्या होता है, इसमें भी उसी दिशा में लगता है, जो इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है उसकी दिशा में अनुदिश लगता है, मतलब उसकी अनुदिश लगता है, उसी दिशा मतलब उसकी अनुदिश लगता है, ठीक। तो दोनों में ये समानताएं हैं, तो ये होता है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, दोनों केंद्र केंद्र को मिलाने वाली केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, रेखा के अनुदिश अनुदिश कार्य करता है, ठीक। तो ये समानता होता है। उसके बाद अब ये इसकी समानताएं बस इतने हैं, ठीक। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि दोनों में असमानताएं क्या है, दोनों बल में क्या क्या अलग अलग होता है, ठीक। तो असमानताएं हम लोग देखते हैं अब, असमानताएं, ठीक। तो पहली असमानता कि भैया जो हमारा स्थिर वैद्युत आवेश होता है वो क्या होता है, वो प्रतिकर्षण बल भी दिखाता है, यानी प्रतिकर्षित भी करता है। प्रतिकर्षित कैसे लिखेंगे, प्रतिकर्षित प्रकृति का भी होता है तथा आकर्षण प्रकृति का भी होता है, आकर्षण प्रकृति का भी होता है। मतलब कि जो हमारा जो बल होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है, वो मतलब प्रतिकर्षण भी करता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है और उसमें आकर्षण बल भी होता है। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब जो आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, अगर सेम सेम है तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकार के हैं तो आकर्षित करेंगे, उनमें दोनों प्रकृति होती है। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों द्रव्यमानों को आपस में खींचते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, 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 ठीक। तो यानी कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आकर्षण प्रकृति ही होता है। कैसे प्रकृति के होते हैं, आकर्षण प्रकृति के ही होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस यही है, ठीक। दूसरा डिफरेंस हम बता सकते हैं कि जो हमारा स्थिर वैद्युत बल होता है
स्थिर वैद्युत बल होता है ये माध्यम में डिपेंड करता है, ठीक, माध्यम पर डिपेंड करता है कि भैया अगर जल में निकालोगे कुछ और निकलेगा, है ना, पानी में निकालोगे कुछ, सॉरी पानी जल एक तरीके की है, मतलब जल में या तेल में, है ना, इनका माध्यम चेंज करने पर चेंज होता है, ठीक। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसको चाहे आप सुनो, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक ये इन दोनों में डिफरेंस होता है कि इन दोनों बल में यही डिफरेंस है कि भैया ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप गोवा में बैठ के मतलब दो द्रव्यमानों के बीच में प्रतिकर्षण बल सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल निकालिए उतना ही आएगा, चाहे आप एमपी में बैठकर, चाहे आप चंडीगढ़ में बैठ के, चाहे आप पंजाब में बैठ के निकालोगे तो उतना ही आएगा, ठीक। मतलब माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे पानी के अंदर घुस जाओ, चाहे आप वायु में चेक कर लो उतना ही आएगा, या फिर तेल के अंदर घुस जाओ लेकर दोनों द्रव्यमानों को चेक करोगे उनके बीच में उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। लेकिन लेकिन अगर आवेशों को, बिंदु आवेशों को लेकर घुस गए तो उनमें चेंज हो जाएगा, ठीक। यानी वो माध्यम पर डिपेंड करता है, ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये दोनों में असमानताएं होती हैं, या मतलब ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। आई थिंक आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम लोग बाकी बचा हुआ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत क्या होता है और उससे रिलेटेड जो मस्त मस्त सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल जो होते हैं उनको लगाना बताएंगे। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल होंगे सब टाइप के न्यूमेरिकल आपको बता देंगे। उसके बाद लास्ट में आपको हम फिर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हम बताएंगे, ठीक। यानी कि न्यूमेरिकल लगाना खुद आप सीख जाओगे, ठीक। अगर सभी वीडियो को, सभी लेक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कैसे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक। बस ध्यान से देखना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक। और ज्यादातर मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, सबको थ्योरी तो सब याद कर डालते हैं या फिर समझ लेते हैं, बट और डेरिवेशन भी सब एक तरह से कह सकते हो कि वो याद कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं, जो भी कर लेते हैं उनको वो तो तैयार हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल में सब दब जाते हैं, ठीक। इसलिए मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं वो सब भी आपको बताएंगे, ठीक। तो इसको हम अगले अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो।